भारत की कहानी असल में इसके खेतों की कहानी है। हजारों सालों से हमारी पूरी सभ्यता का आधार यही जमीन रही है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ये हमारी पहचान का हिस्सा है। और इसका स्केल जरा सोचिए। आज भी भारत की लगभग 2/3 आबादी की जिंदगी सीधे सीधे खेती से जुड़ी हुई है। मतलब हर 3 में से 2 लोग। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि पारंपरिक खेती कैसी थी और आज की मॉडर्न फार्मिंग में क्या-क्या बदल गया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि मौसम का इस पूरी कहानी में कितना बड़ा रोल है। खेती को आप जानते हैं एक प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे जमीन और प्रकृति से जुड़ी है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इसका काम सिर्फ हमारे लिए खाना उगाना है, तो हम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंजन है। ये सिर्फ पेट नहीं भरती, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल भी देती है, जैसे कपड़े के लिए कपास या चीनी मिलों के लिए गन्ना। और तो और दुनिया भर में जो हमारी चाय, कॉफी और मसाले जाते हैं, वो देश के लिए कीमती फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं। तो अब बात करते हैं खेती के तरीकों की। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने, सबसे पारंपरिक तरीकों से। वो तरीके जो पूरी तरह से कुदरत के भरोसे चलते थे। इसे समझने के लिए चलिए असम की एक छोटी लड़की रिंझा की कहानी से जुड़ते हैं। वो अपने परिवार को स्लैश एंड बर्न खेती करते हुए देखती है। मतलब जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करना। ये कहानी ना सिर्फ परंपरा के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के साथ रिश्ते और उसमें छिपी चुनौतियों को भी सामने लाती है। और ये असल में दिखता कुछ ऐसा है। परिवार जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद पेड़ पौधों को काटकर जला देते हैं, और जो राख बचती है वही उनकी खाद बन जाती है, जो मिट्टी की ताकत को कुछ समय के लिए बढ़ा देती है। टेक्निकली इसे कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाम थोड़ा भारी है, पर मतलब सीधा है। छोटे से जमीन के टुकड़े पर कुदाल और डंडे जैसे एकदम बेसिक औजारों से और परिवार के लोगों की मेहनत से खेती करना। यहाँ कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई केमिकल नहीं, सब कुछ मौसम और मिट्टी की कुदरती ताकत पर निर्भर है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये कोई एक जगह की कहानी नहीं है। ये तरीका पूरे भारत में फैला हुआ है और हर जगह इसका एक अलग लोकल नाम है। नॉर्थ ईस्ट में इसे झूमिंग कहते हैं, तो मणिपुर में पामलू और वेस्टर्न घाट में कुमारी। मतलब ये हमारी संस्कृति में कितना गहरा रचा बसा है। लेकिन फिर आबादी बढ़ने लगी। जमीन तो उतनी ही थी, पर खाने वाले लोग ज्यादा हो गए। अब उसी छोटे से खेत पर पहले से कई ज्यादा पेट पालने का दबाव था, और इसी दबाव ने खेती के तौर तरीकों को बदलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से एक नए तरीके की शुरुआत हुई, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये उन इलाकों की कहानी है जहां जमीन कम और लोग ज्यादा हैं। यहाँ एक ही मकसद है, उसी छोटी सी जमीन से निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा फसल निकालना। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, सिंचाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। और फिर आया खेती का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कमर्शियल फार्मिंग। अब खेती सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए नहीं रही, ये एक प्रॉपर बिजनेस बन गई। यहाँ का मंत्र सीधा है, ज्यादा पैदावार मतलब ज्यादा मुनाफा। और इसके लिए सब कुछ इस्तेमाल होता है, हाई यील्डिंग बीज, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, जो कुछ भी प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो हमारे सामने खेती की 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, जहां परिवार मिलकर सिर्फ गुजारे के लिए खेती करता है, वो भी कुदरत के भरोसे। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जहां पैसा, टेक्नोलॉजी और बाजार सब कुछ तय करते हैं। इसी कमर्शियल फार्मिंग का एक बड़ा रूप है प्लांटेशन। जरा सोचिए, मीलों तक फैले चाय के बागान या रबर और केले के खेत। यहाँ एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और ये खेती और इंडस्ट्री के बीच एक सीधा लिंक बन जाती है, क्योंकि सारी उपज सीधे फैक्ट्री में जाती है। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये इस फर्क को एकदम साफ कर देती हैं। एक तरफ एक किसान है अपने पुराने औजारों के साथ बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और दूसरी तरफ एक विशाल, एकदम ऑर्गेनाइज्ड केले का बागान, जो सिर्फ और सिर्फ बाजार के लिए है। तो हमने अब तक ये समझा कि खेती कैसे होती है। चलिए अब बात करते हैं कि खेती कब होती है, क्योंकि भारत में असली कैलेंडर तो मौसम ही तय करते हैं। मोटे तौर पर भारत में 3 फसल सीजन हैं। पहला है खरीफ, जो मॉनसून के आते ही शुरू हो जाता है। धान यानी चावल इसी की फसल है। फिर आती है रबी, जो सर्दियों में बोई जाती है, जैसे गेहूं और सरसों।
और इन दोनों के बीच में गर्मियों के कुछ महीनों के लिए एक छोटा सा सीजन होता है जायद, जिसमें तरबूज और खीरे जैसी चीजें उगाई जाती हैं। और ये देखिए, खरीफ की सबसे बड़ी पहचान, धान की फसल। यही चावल है जो हम सबकी थाली तक पहुंचता है। करोड़ों लोगों का पेट भरने वाली इस फसल की पूरी किस्मत मॉनसून की बारिश पर टिकी होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत की खेती को किसी एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके एक सिरे पर वो परिवार है जो बस अपनी छोटी सी जमीन पर गुजारा कर रहा है, और दूसरे सिरे पर वो बड़े बड़े प्लांटेशंस हैं जो पूरी दुनिया के बाजारों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे जमीन और पानी जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, भविष्य में इन दोनों तरह की खेती यानी गुजारे वाली और बाजार वाली के बीच का संतुलन कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा। नमस्कार, चलिए भारत की प्रमुख फसलों पर एक नजर डालते हैं। अगर कोई परीक्षा आने वाली है तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है। फसलों के इतने सारे नाम, उनके मौसम, वो कहाँ उगती हैं, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम इसे एकदम आसान और व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम करेंगे क्या? पहले खरीफ और रबी का फर्क समझेंगे, फिर भारत के जो मुख्य खाद्यान्न हैं उन पे बात करेंगे, उसके बाद दालों और कमर्शियल फसलों को देखेंगे, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारतीय खेती की नींव को ही समझ लेते हैं, यानी खरीफ और रबी के मौसम। किसी भी परीक्षा के लिए इन दोनों का अंतर समझना, समझिए आधा काम हो गया। देखिए, भारत की खेती का पूरा खेल इन्हीं दो मौसमों पर टिका है। एक तरफ है खरीफ फसलें जो मानसून के आते ही बोई जाती हैं, इन्हें पानी खूब चाहिए जैसे कि चावल। दूसरी तरफ है रबी फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं, इन्हें ठंडा और सूखा मौसम पसंद है जैसे हमारा गेहूं। ठीक है, तो अब जब मौसम का फंडा क्लियर हो गया है तो देखते हैं कि देश का पेट भरने वाले हमारे जो मुख्य खाद्यान्न हैं वो इस सिस्टम में कैसे फिट बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये एक क्लासिक खरीफ फसल है। पारंपरिक रूप से तो ये उत्तर और उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों में उगता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अब नई टेक्नोलॉजी जैसे नहरें और ट्यूबवेल की वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे कम बारिश वाले इलाकों में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। अच्छा, चावल के बाद आता है गेहूं। ये देश का दूसरा सबसे जरूरी अनाज है, और हाँ, ये एक पक्की रबी फसल है जो हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों का मुख्य भोजन भी है। परीक्षा के लिए ये डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। याद रखिए, गेहूं को उगने के लिए मौसम तो चाहिए ठंडा, लेकिन पकते समय अच्छी खासी धूप चाहिए। बारिश बस 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच। और मुख्य राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और ये नक्शा देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। दो मुख्य जोन दिख रहे हैं, एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान और दूसरा दक्कन का काली मिट्टी वाला इलाका। इस तरह विजुअली देखने से चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। चावल और गेहूं तो हो गए, लेकिन भारत में मिलेट्स यानी मोटे अनाज भी बहुत अहम है। नाम भले ही मोटे अनाज हों, पर पोषण के मामले में ये किसी से कम नहीं। जैसे रागी को ही ले लीजिए, आयरन, कैल्शियम और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना है ये टेबल देखिए, इसमें तीनों मुख्य मिलेट्स का एक बढ़िया कंपैरिजन है, ज्वार, बाजरा और रागी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबको अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए। ज्वार को नमी चाहिए, बाजरा रेतीली मिट्टी में खुश रहता है, और रागी तो कमाल की फसल है, सूखे इलाकों में भी लगभग हर तरह की मिट्टी में उग जाती है। अब आते हैं मक्के पर। यह भी एक बड़ा जरूरी खाद्यान्न है। इसकी खास बात यह है कि यह मल्टीपर्पस है, मतलब इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के चारे के लिए भी। और ये खरीफ की फसल है। मक्के की जरूरतों पर एक नजर डालते हैं। तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, और मिट्टी हो तो पुरानी जलोढ़। वैसे तो ये खरीफ की फसल है, पर एक मजेदार बात यह है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगा लिया जाता है। तो खाद्यान्न तो हमने कवर कर लिए। अब भारत की खेती के दो और मजबूत स्तंभों पर फोकस करते हैं। एक हैं दालें जो प्रोटीन का पावर हाउस हैं, और दूसरी हैं वाणिज्यिक फसलें जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। दालों की अहमियत तो हम सब जानते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी।
ये सिर्फ प्रोटीन का जबरदस्त सोर्स नहीं है, बल्कि ये खेती के लिए भी कमाल की हैं। अरहर को छोड़ दें तो बाकी दालें हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को और उपजाऊ बना देती हैं। ये तो जादू जैसा है। अब बात एक बड़ी कमर्शियल फसल की, गन्ना। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे गर्म और नमी वाला मौसम बहुत पसंद है। चीनी, गुड़, खंडसारी सब इसी से तो बनता है। और हाँ, ये फैक्ट याद रखने वाला है, पूरी दुनिया में गन्ने के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, बस ब्राजील के बाद। ये स्लाइड गन्ने की सारी जरूरी शर्तों को एक जगह ले आती है। तापमान 21 से 27 डिग्री, बारिश 75 से 100 सेंटीमीटर। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। अच्छा, अगली फसल पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बागान कृषि। ये कमर्शियल खेती का ही एक तरीका है और चाय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चाय उगाना कोई आसान काम नहीं है। इसे बहुत ही खास तरह की स्थितियां चाहिए। मिट्टी गहरी और उपजाऊ हो, जिसमें पानी ना रुके, और सबसे जरूरी, इसे पूरे साल गर्म, नमी वाला और पाला रहित मौसम चाहिए। ऐसी जगहें भारत में कुछ ही हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो जरूरी फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये टेबल तो लास्ट मिनट की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें 5 मुख्य फसलों की सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। देखिए कैसे गेहूं एक रबी फसल है जिसे कम पानी चाहिए, जबकि गन्ना एक सालाना फसल है जिसे ज्यादा बारिश की जरूरत है। परीक्षा से ठीक पहले इस पर एक नजर डालना बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन इन सब फैक्ट्स और आंकड़ों के परे एक बात और याद रखनी चाहिए। खेती सिर्फ फसलें उगाना नहीं है, ये एक गहरा मानवीय काम है जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन को सींचता है। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जिस तरह से कुछ फसलों की मांग बढ़ रही है और मौसम बदल रहा है, भविष्य में भारत का कृषि नक्शा कैसा दिख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन बुनियादी बातों को भविष्य के संदर्भ में देखने में मदद करता है। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश का पेट आखिर भरता कैसे है? चलिए, आज भारतीय कृषि की दुनिया को करीब से समझते हैं, इसके ऐतिहासिक सुधारों से लेकर उन खास फसलों तक जो इस देश की नींव है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? शुरुआत करेंगे भारत की कृषि चुनौतियों से, फिर बात करेंगे सुधारों के इतिहास की, फसलों के वर्गीकरण को समझेंगे, कुछ प्रमुख फसलों के लिए जरूरी हालात जानेंगे, और आखिर में किसानों के लिए जो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम है उस पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी चुनौती को समझना जरूरी है जिसका सामना हमारा कृषि क्षेत्र कर रहा है। ये वो सेक्टर है जो हजारों सालों से भारत की रीढ़ रहा है और आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। देखिए, भारत में खेती तो सदियों से हो रही है, लेकिन आज जब आबादी इतनी बढ़ गई है और जमीन उतनी ही है, तो पारंपरिक तरीकों पर दबाव पड़ना तो लाजमी है। तो असल जड़ क्या है? वो है हमारी मॉनसून पर और जमीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भरता। और यही चीज बढ़ती आबादी के लिए खेती के विकास में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। इसीलिए बड़े सुधारों की जरूरत पड़ी। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में कई बड़े सुधार हुए। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब कैसे और कब हुआ और भारतीय कृषि कैसे बदली। ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी बताती है। आजादी के ठीक बाद भूमि सुधार पर जोर दिया गया, जमींदारी खत्म की गई। फिर आए 60s और 70s, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का दौर, और उसके बाद 80s और 90s में टेक्नोलॉजी और संस्थागत दोनों तरह के सुधारों को मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ। और ये देखिए क्या जबरदस्त बदलाव है। कहाँ हाथ से चलने वाले औजार और कहाँ ये आधुनिक ट्रैक्टर। टेक्नोलॉजी ने खेती का पूरा तरीका ही बदल दिया, इसे तेज, आसान और कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, सरकारी कोशिशों के साथ साथ ना एक सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था, भूदान, ग्रामदान। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी और ये भूमि सुधार का एक बिल्कुल अलग जमीनी स्तर का नजरिया था। अच्छा, इतने सारे सुधार तो हुए, पर इनसे उगाया क्या जाता है? अब बात करते हैं भारत में उगने वाली अलग अलग तरह की फसलों की। भारत में इतनी तरह की फसलें हैं कि उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बांट लेना। 3 मेन कैटेगरी हैं। पहली, खाद्य फसलें जो हम खाते हैं। दूसरी, रेशेदार फसलें जिनसे कपड़े वगैरह बनते हैं।
और तीसरी, गैर खाद्य फसलें, जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है। इस तरह से याद रखना काफी आसान हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और कुछ बहुत जरूरी औद्योगिक और रेशेदार फसलों की बात करते हैं। देखते हैं कि इन्हें उगाने के लिए क्या-क्या खास हालात चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रबड़ की, एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबड़ उगाने के लिए ना बहुत खास माहौल चाहिए, नम और आर्द्र यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट, बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब समझ आया कि इसकी खेती केरल, तमिलनाडु और मेघालय की गारो पहाड़ियों जैसे इलाकों में ही क्यों होती है। अब आते हैं जूट पर, जिसे इसके रंग और कीमत की वजह से गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट को चाहिए होता है ज्यादा तापमान और उपजाऊ मिट्टी, वो भी ऐसी जिसमें पानी न रुके। ऐसी जमीन अक्सर बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है। इसीलिए तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जैसे राज्य जूट उगाने में सबसे आगे हैं। और आखिर में बात करते हैं कपास की, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जान है। ये एक खरीफ फसल है और इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। कपास की अपनी शर्तें हैं। इसे चाहिए ज्यादा तापमान, तेज धूप और कम से कम 210 ऐसे दिन जिनमें पाला ना पड़े। और मिट्टी, दक्कन की पठार की काली मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। इसीलिए वो पूरा इलाका भारत का कॉटन हब है। और हाँ, एक खास बात, भारत दुनिया में चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो सुधार हो गए, फसलें भी समझ लीं। लेकिन आज के समय में किसानों की मदद के लिए क्या सिस्टम है? आखिर इस पूरे सेक्टर को संभाले कौन रखता है? देखिए, सरकार की तरफ से कई तरह की मदद दी जाती है। जैसे किसी कुदरती आफत के लिए फसल बीमा है, कम ब्याज पर लोन के लिए ग्रामीण बैंक है, फिर किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी है। इसके अलावा मौसम की खास जानकारी और खेती से जुड़े कार्यक्रम, और हाँ, शोषण से बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी भी। कुल मिलाके एक पूरा सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की गई है। तो ये था भारतीय कृषि पर हमारा पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे लगातार सुधार और इनोवेशन होते रहे हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए भारत की अगली हरित क्रांति का स्वरूप क्या होगा, ये सोचने वाली बात है।